देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। कार का बाजार जिस पर खरीदारी का ब्रेक लगा था, अब वो ब्रेक हट गया है और बिक्री के एक्सीलेटर की रफ्तार बढ़ गई है, जिसके चलते साल 2022 में भारत में औसत कार खरीदने वाले बजट में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कार्स 24 की द माइलेज रिपोर्ट के मुताबिक औसत कार खरीदारी लगभग 4.5 लाख रुपए से बढ़कर 6 लाख रुपए हो गई है। वहीं 2022 में माइलेज कारों का क्रेज जबरदस्त बढ़ा है, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर 2 मिनट में एक शख्स ने गाड़ियों के माइलेज का जिक्र किया है और पसंद आई तो खरीद भी ली है। अगर बजट नहीं था तो फाइनेंस करवा ली। कार का खुमार लोगों पर 2022 में इस कदर था कि एक से ज्यादा कार खरीदारों की तादाद में 81% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अकेले 2022 में भारतीयों ने हजारों करोड़ रुपए की कारें बेची भी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा खरीदार मारुति के दीवाने थे और 35 साल से कम के थे। आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है कार खरीदारों के मन में। कितना बढ़ेगा कार खरीद का बजट? सस्ती और छोटी गाड़ियों को लेकर क्या बदल रही है लोगों की सोच? आखिर क्यों लोगों को चाहिए ज्यादा माइलेज वाली कार? क्या 2023 में भी दिखेगी 2022 जैसी खरीदारी? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष राज सिंघानिया, प्रेसिडेंट फारा, श्रीकांत शिंदे, सीईओ gogoa1.com, श्रियाल एम ठाकरे, ऑटो एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। और मनीष जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो न सिर्फ उत्सुकता बढ़ाने वाले हैं, बल्कि काफ़ी दिलचस्पी है। कई आयाम पर हम नए नए आंकड़े और नई नई फाइंडिंग्स आते हुए देख रहे हैं। एक से ज़्यादा कार खरीदने वालों की तादाद अगर देखी जाए तो लगभग 81% हो गई है। ये किस ओर जा रहा है कार खरीद का पूरा बाजार? मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि साल 2022 में कार बिक्री का सबसे हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड किया गया है, जो करीब 34,32,000 पैसेंजर व्हीकल्स जो है रजिस्टर हुई हैं, जो अपने आप में इतिहास है। ये साल ये जो है इस दशक का या अभी तक की ऑटो इंडस्ट्री का सबसे एक साल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों का रिकॉर्ड रहा है। और ये बदलाव और ये एक बदलाव जो आया है, बेसिकली अगर आप देखेंगे कोविड के कारण आया है। कोविड के कारण जो है लोगों को एक पर्सनल मोबिलिटी की जो रिक्वायरमेंट जो है वो समझ में आई है कि एक पर्सनल कार की क्या इंपॉर्टेंस होती है। साथ ही साथ काफी सारे हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है लगातार बंद रहे या नहीं काम की या बहुत कम स्तर पे काम कर रहा है। आज भी जो है काफी ट्रेनें नहीं चल रही हैं, बसेस नहीं चल रही हैं, तो लोगों की कार की जरूरत जो है वो बढ़ गई, ऑटोमोबाइल की जरूरत बढ़ गई। तो इसलिए ये शायद जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस पैसेंजर व्हीकल में इस आयाम में पहुंचाने का। और और सबसे बड़ी बात आपने जैसे प्राइस पॉइंट का बताया कि ये प्राइस बढ़ गई है, एवरेज परचेजिंग बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ग्राहक का जो प्रमुख रूप से झुकाव जो है अभी पूरा एसयूवी की तरफ चला गया है। जो एसयूवी में अगर आप देखते हैं तो वो एवरेज प्राइसिंग जो आती है 10-12 लाख रुपए मिनिमम एवरेज प्राइसिंग आ जाती है। अच्छी एसयूवी देखते हैं आप 20 लाख 25 लाख की आ जाती है। तो इसलिए काफी ग्राहक और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी जो आपको देखने को मिली एसयूवी सेगमेंट में देखने को मिली। एंट्री लेवल सेगमेंट जो है लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। तो महंगी कार जो है उसकी परचेजिंग ज्यादा हुई है। एक तरीके से कोविड के बाद लोगों ने जो एक प्रबुद्ध वर्ग था या अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास जो है वो खुल के सामने आके पैसों को खर्चा किया है अपने जरूरतों को पूरा करने की या उसको रियलाइज करने के लिए उन्होंने पैसे खर्चे किए हैं। और कार एक प्रमुख साधन के रूप में देखा जाता है और लोगों ने खर्चा किया है, इसलिए ये मार्केट जो है इस स्तर पे पहुंच पाया है। राइट, तो क्लियरली महंगी कारों का जो बाजार है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रियाल जी, यहाँ पे अगर मैं टॉप 5 कारों के ब्रांड्स का जिक्र करूँ तो सबसे पहले मारुति है, फिर हुंडई है, होंडा है, रेनॉ है, उसके बाद फोर्ड है। ये बताएं, लोगों की पसंदगी के पीछे जो 5 ब्रांड्स मैंने गिनाए हैं, क्या वजह है? एक्चुअली इसमें वजह यही है कि लोगों का अभी डीजल पेट्रोल उसके जो बढ़ते दाम है। एक्चुअली मैं तो टू व्हीलर से हूँ, वी आर इन हम टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है।
तो टू व्हीलर में डेफिनेटली कि पिछले 3-4 सालों से बहुत बढ़ोतरी आई है। जबकि मैं देखता हूँ मेट्रो सिटीज में पहले 4 साल पहले 10 गाड़ी के पीछे 20 गाड़ी 50 गाड़ी के पीछे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिखती थी, लेकिन आज आपको 2 गाड़ी 3 गाड़ी के पीछे एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल दिख रही है। तो महंगाई और डीजल जब उसको इलेक्ट्रिसिटी से वो डेफिनेटली उसके पॉकेट मनी बच रहा है या तो उसको सेविंग हो रही है, तो वो इसी वजह से इलेक्ट्रिक कार में, और इलेक्ट्रिक कार में इंडियन मेड भी आएगी अभी आने वाले समय में 25-26 तक। आपको इंडिया की भी कुछ जैसे ये टू व्हीलर में है वैसे आपको इंडिया के भी बहुत से जो उद्योगपति है वो भी फोर व्हीलर में आने वाले हैं और आएंगे भी। ऑलराइट, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और पहलुओं पर हम अब श्रीकांत की राय लेना चाहेंगे। श्रीकांत, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों की जो एवरेज कॉस्ट है वो 4.5 लाख से बढ़कर 6 लाख हो गई है, मतलब मिनिमम इतने की तो गाड़ी लोग खरीद रहे हैं। लेकिन जो आंकड़े और जो बात मनीष ने भी हाईलाइट की कि महंगी कारों का जो बाजार है ना वो भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक के दौरान लोगों ने पैसे बचाए, खरीदारी करने का मौका नहीं मिला तो अब जमकर खरीदारी की है। लेकिन जमकर खरीदारी भी इस तरह से की है कि अपने आप को अपग्रेड किया है, और अपग्रेड इस तरह से किया है कि महंगी से महंगी कार भी वो खरीद रहे हैं। ये जो मोमेंटम है ये क्या टेम्पररी है या आपको लगता है कि ये रहने के लिए आया है? ये मोमेंटम टेम्पररी नहीं है, ये कंटिन्यूअस रहेगा। क्यों? इसके पीछे अगर रीजंस को हम लोग देख ले तो फाइनेंसिंग इजी हो चुका है, और पिछले 3-4 सालों में लोगों ने अपना क्रेडिट स्कोर या बैंक के जो रिलेशंस है वो मेंटेन करने के और ज्यादा रुक रहा है लोगों का। तो एंड फाइनेंसिंग इजी हो गया है कि जो पहले ओन कैपेसिटी पे एक छोटी कार परचेस कर सकते थे और उसको मेंटेन कर सकते थे, आज फाइनेंसिंग इजी होने के बाद में उनको हायर ग्रेड कार्स या महंगी कारें भी लेना इजी हो गया। तो ये टेम्पो जो है वो ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि फाइनेंसिंग सिस्टम जो है डे बाय डे स्ट्रांग होते जा रहा है। एनबीएफसी भी बहुत सारे आ गए, बहुत सारी निधि कंपनीज भी आ गई, बैंकिंग भी स्ट्रांग होते जा रहा है। तो रोटेशन फाइनेंसिंग थ्रू ज्यादा हो रहा है। तो पहले जो ओन फंडिंग से ज्यादातर व्हीकल्स परचेस किए जाते थे वो अब धीरे धीरे कम होके फाइनेंसिंग के थ्रू जा रहा है। तो ये एक रीजन है। दूसरा, लॉकडाउन के दौरान लोगों ने मतलब जो एक सेविंग्स करना या फिर एक सर्टन लिमिट तक का एक फ्यूचर प्लानिंग रहता था, ये 2 साल के पीरियड में तो सब एक सर्टन स्टेज पे आ गए कि अब आगे चलो जिंदगी जी लेते हैं। ये एक रीजन रहा। एंड थर्ड रीजन इज कि कारों में अगर आज के डेट में हम लोग देखेंगे तो कंपटीशन जैसा बढ़ते जा रहा है, इनोवेशंस बढ़ते जा रहे हैं और नए नए फीचर्स, नए लुक्स एंड कार जो अपग्रेड होते जा रही है, तो इसकी वजह से वो एक गैजेट के रूप में लुभावनी होती जा रही है और हर किसी को नई अपग्रेडेशन आता है। पहले मोबाइल खराब होने के बाद लोग चेंज करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा है। एक सर्टेन पीरियड के बाद में मोबाइल चेंज हो जाता है। सेम कारों में भी हो चुका है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद में लोग कार चेंज करना शुरू कर देते हैं। और जो अपग्रेड, क्योंकि अपग्रेडेशन इतना फास्ट हो रहा है कि ये रोटेशन बहुत फास्टली हो रहा है। दूसरा, जो मिनिमम जो लो सेगमेंट वाली कार्स है, तो टू व्हीलर का जो कस्टमर, पहले टू व्हीलर एक फैमिली के लिए यूज किया जाता था, बट अब टू व्हीलर ज्यादा कमर्शियल एंड बाकी बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज में ज्यादा यूज किया जाने लगा है। एंड आज एक सामान्य इंसान भी अपने लिए एक पुरानी कार परचेस कर लेता है फैमिली के लिए, क्योंकि आजू बाजू में उसके पहचान में जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट लोगों के पास कार है, तो ये भी अपग्रेड करना चाहता है। इसीलिए पुराने जो मिड सेगमेंट एंड लो सेगमेंट के कार डिमांड है वो भी बढ़ चुकी है। एंड उसके प्राइजेस, क्योंकि बायर्स डिमांड बढ़ चुकी है, तो उसके प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो टेम्पो है ये कंटिन्यू रहेगा। इसमें बीच में अभी ऐसा कुछ ये आने के, क्योंकि इजी हो गया, ईज ऑफ फाइनेंसिंग होने की वजह से ये ट्रेंड कंटिन्यूअस रहेगा। मनीष जी, इतना ईज हो गया है ये कि भारत ने जापान को भी पछाड़ दिया है जहां तक कार बिक्री की बात है ना? और इसमें भी जो पसंद की जा रही है पेट्रोल और हाइब्रिड कारें, इसके बारे में बताएं। देखिए, कुछ कंपनीज जो हैं, ईवी का रेवोल्यूशन सामने दिख रहा है, तो कुछ कंपनीज जो हैं ऑप्ट किए हैं हाइब्रिड रूट में जाने के लिए, स्पेशली जापानीज कार मेकर्स जो हैं। और बाकी कुछ जैसे इंडियन कार मेकर्स और जर्मन यूरोपियन कार मेकर्स हैं, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने की और झुकाव है उनका। और हाइब्रिड में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कैपेसिटी रैंप अप करने के लिए अभी काफी सारा इन्वेस्टमेंट और नई नई टेक्नोलॉजी और नया सेटअप लगेगा। पर हाइब्रिड को
आईसी इंजन से अगर हाइब्रिड में जाना है तो एक नॉमिनल कॉस्ट में आप उसको आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं, अपने मॉडल को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जापानीज कार मेकर ने ये रास्ता अपनाया है। पहले वो आईसी इंजन से हाइब्रिड में जाएंगे और हाइब्रिड के बाद शायद आगे चल के वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आएंगे। उनको अभी ऐसा टेम्पररी लगता है कि इमीडिएटली अभी कार का पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का उतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एक चार्जिंग स्टेशन का सेटअप जो है पूरे भारतवर्ष में अभी सेटअप नहीं हुआ है। तो एक थोड़ा सा रहता है लोगों को कि अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले जाऊं, खरीद लिया, तो मैं चार्ज कहाँ करूंगा। एक वो भय या एक डर था या एक मन में एक थोड़ा सा उनमें संशय की स्थिति बनी रहती है। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड ट्रांजिटरी टेक्नोलॉजी, और इससे 2-3 फायदे जरूर डेफिनेटली मिल रहे हैं। एक तो फ्यूल कंजम्पशन बेटर हो रहा है, गाड़ी भी जो है मतलब इंजन वाइज में अगर आप देखेंगे तो उसका एनवीएच जो देखते थे हम, नॉइस वाइब्रेशन और हार्सनेस, उसमें भी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, और साथ ही साथ गाड़ी का माइलेज भी बढ़ गया है। तो ये सब चीजें अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है अभी ऑन एन इमीडिएट बेसिस जो है लोगों की, इंडियन कंज्यूमर की पसंद बढ़ते जा रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन पैसेंजर कार में अभी मुश्किल से 0.5% है टोटल इंडस्ट्री का, क्योंकि अभी बहुत सारे मॉडल नहीं है उसमें, सिर्फ टाटा या ह्युंडई या 2-3 मैन्युफैक्चरर हैं, और जिनकी गाड़ियां खूब महंगी भी हैं, और टाटा ही इकलौता कंपनी है जो जिनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल रीजनेबल है। तो इसलिए एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक मिडवे के रूप में देखा जा सकता है, जहां पर बैटरी और आईसी इंजन का कॉम्बिनेशन के साथ ये गाड़ी आ रही है, और जापानीज कार मेकर लेकर आ रहे हैं, और इंडियन कस्टमर जो है इसको पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा और मुझे ब्रेकडाउन चाहिए हो तो श्रीकांत, हमने जैसे कि आंकड़े यहाँ पर कहते हैं कि जिनके पास एक से ज़्यादा कार हैं या जिन्होंने एक के बाद एक और कार खरीदी है, वो आंकड़ा लगभग 81% लोगों का है। 35 साल के लोग मारुति की कार खरीदने में ज़्यादा हैं तादाद में। अब ऐसे में अगर मुझे आपसे कुछ ऐसा ब्रेकडाउन चाहिए हो कि देश के किस राज्य से किस तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही है, क्या इसका कोई आइडिया है आपके पास जो आप शेयर कर सकते हैं श्रीकांत? सभी राज्यों में सेल्स तो बढ़ा हुआ ही है, राइट। और जैसे ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, पहले एक 7-8 पहले एसयूवी ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती थी। उस समय जिन जिन कंपनियों में एसयूवीज लॉन्च की तो वो उतनी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उनकी उतनी सेल नहीं हुई। बट अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है वो एसयूवीज एंड अपग्रेडेड मतलब हायर वर्जन्स का ज्यादा बढ़ चुका है। उसकी वजह से मतलब सिटी में तो है ही, एंड यंग एज में जैसे 35 तक के 40 तक के लोगों में इसका ज्यादा, क्योंकि एक मस्कुलर व्हीकल होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, लोगों के आउटडोरिंग्स बढ़ चुके हैं, तो इसलिए एसयूवीज एंड ऑफ रोड व्हीकल्स जैसे 4x4 व्हीकल्स है तो उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट स्टेट्स में सेम सिचुएशन है ग्रोथ वाइज अगर हम लोग देखते हैं। बट कुछ स्टेट हैं जैसे आप महाराष्ट्र में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, केरला में, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे सिटीज बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे स्टेट वाइज अगर हम जाएंगे तो ये ग्रोथ हमें ज्यादा नजर आएगी। ऑलराइट, तो ऐसे में अगर मैं एसयूवीज के बारे में श्रेयाल समझना चाहूँ तो ये लोगों की पसंद अब होने लगी है। इसके पीछे जो कार कंपनियां हैं उन्होंने किस तरह की इनोवेशन की है, प्राइसिंग कितना बड़ा फैक्टर है, लोगों की एसयूवीज की तरफ जो रुझान बढ़ा है, इसके पीछे किन फैक्टर्स को आप श्रेयाल गिना पाएंगे? एक्चुअली एसयूवी में अभी क्रेज पड़ा हुआ है, जैसे श्रीकांत जी ने कहा कि डेफिनेटली मैं उनके साथ एग्री हूँ कि एसयूवी में अभी यूथ जो है वो ज्यादा 30, 35, 40 के बीच में जो है, और मैक्सिमम अभी जैसे महिंद्रा है, टाटा है, और टाटा की काफी अच्छी अभी एसयूवी सभी निकाली हुई है, महिंद्रा की काफी अच्छी निकाली हुई है। मारुति, मैं ये चाहता हूँ कि मारुति में भी उतना जैसे जो क्रेज अभी भी है कॉमन पीपल से लेकर एक इंटरप्रेन्योर तक, उनके बीच में जो उनका जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट यदि ऐसी मारुति बढ़ती है, मारुति बढ़ाती है एसयूवी में, तो डेफिनेटली मारुति का भी काफी अच्छा क्रेज हो जाएगा।
पर नॉर्मली अभी महाराष्ट्र और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे नितिन गडकरी साहब ने जो रोड बनाई हुई है हिंदुस्तान में, जो पहले एक 25 साल पहले का हिंदुस्तान, 20 साल पहले का हिंदुस्तान और आज का हिंदुस्तान, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप हर विलेज में एक एनएच जा रहा है, नेशनल हाईवे पहुंच रहा है, वो उसको कनेक्ट हो रहा है, और उस वजह से क्या है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि यार छोटी वो सीडान लेने से बेटर है एसयूवी में मैं अच्छा दिखूंगा, रोड उसका अच्छा है। इसी वजह से मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से ही एसयूवी में ज्यादा क्रेज बढ़ा हुआ है। ऑलराइट, लेकिन ऐसे में अब थोड़ा ईवी की कहानी कहाँ पीछे पड़ गई है मनीष जी, इस पर मैं फोकस करना चाहती हूँ। बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों का जानकारी के लिहाज से तो रुझान है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो विकल्प मौजूद हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कीमतें भी बहुत ज़्यादा हाई है। ईवी की कहानी हमारी कार बाजार की तेज़ी से बढ़ती हुई रफ्तार में कब जुड़ेगी या कहाँ तक जुड़ी है अब तक? देखिए, आज की डेट में कार ईवी में पेनिट्रेशन अगर आप देखते हैं कार का, तो मुश्किल से 0.5% पेनिट्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल का है पैसेंजर कार सेल्स में, जो एक नॉमिनल है। बेसिक यही चीज, मूल रूप से यही कारण है कि मॉडल्स जो हैं काफी अभी कम अवेलेबल है, और प्रमुख रूप से अभी टाटा, ह्यूंडई और एक आध कंपनी और जो है उनकी ईवीज बाजार में मौजूद है। कुछ ईवीज काफी महंगी हैं, और हाई एंड वाली जो अपनी प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो भी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करते जा रही हैं, पर वो एकदम 100 मतलब 1 करोड़ से ऊपर की रेंज तक में आ जा रही है, जिसकी रेंज जो है किलोमीटर रेंज जो है 800-900 किलोमीटर तक चलेगी एक सिंगल चार्ज में। इस टाइप की गाड़ियां भी जो है हिंदुस्तान में लॉन्च हो रही है। पर असली चेंज, असली बदलाव तब आएगा जब एक अफोर्डेबल ईवी के रूप में गाड़ियां आना चालू होगी। महिंद्रा ने जैसे अभी XUV 400 की प्लानिंग है जनवरी में लॉन्च की, ऐसी अफोर्डेबल SUVs जो है या ईवीज जब तक हिंदुस्तान की सड़कों में नहीं आएंगी, तब तक ये इस सेगमेंट का सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है। अगर आप एक नॉर्मल अगर हैचबैक या SUV ईवी देखते हैं, तो उसकी नॉर्मल कीमत जो है 15-16 लाख रुपए पहुंच जाती है, और वही अगर पेट्रोल या डीजल की IC इंजन वाली SUV देखेंगे या तो वो आपको 6 से 8 लाख रुपए में मिल जाती है। तो आज करीब करीब 70-80% कीमत ज्यादा है उसी सेगमेंट की गाड़ी में ईवी की, तो उस कीमत को नीचे लाना पड़ेगा निश्चित रूप से। आज केंद्र सरकार जो है वो सब्सिडी दे रही है गाड़ियों में, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसके साथ साथ हर एक स्टेट भी जो है अपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी डिक्लेयर करके रखे हुए हैं। शुरू में जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से हर एक स्टेट जो है प्रोत्साहित कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें। खुद स्टेट गवर्नमेंट भी जो है काफी जगह अपनी फ्लीट को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने काफी बड़े बड़े टेंडर्स उन्होंने फ्लोट किए हैं कि अपने गवर्नमेंट की फ्लीट को कन्वर्ट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और ये चिकन एंड एग की स्टोरी है, जैसे जैसे गाड़ी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ में एस्टेब्लिश होता जाएगा, और दोनों को एक सम्मिलित रूप से देखा जा सकता है। अच्छी गाड़ियां भी चाहिए, अफोर्डेबल गाड़ियां भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो है एक बड़ा वर्ग जो है एंट्री लेवल कार का रहता है, जो 4 से 6-7 लाख रुपए वाली गाड़ियों के लिए की तरफ ही आकर्षित होता है या उतना ही अफोर्ड कर पाता है। तो अगर अच्छा पेनिट्रेशन चाहिए अपने को, एक अगर हम देखते हैं 4-5 साल में करीब 30% का अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन अपन 2030 तक अगर देखना चाहते हैं पैसेंजर कार में, तो इसकी कीमतें जो है निश्चित रूप से गाड़ियों की कीमतें इलेक्ट्रिक व्हीकल की नीचे आएंगी, तभी जो है ये मुनासिब हो पाएगा। और अभी काफी सारे नए मॉडल जो है बाकी कंपनीज भी, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है डोमिनेंट प्लेयर्स जो है अपने हिंदुस्तान के कार मार्केट में, उनको भी चाहिए कि वो नई नई गाड़ियां, नए नए प्रोडक्ट्स कस्टमर के लिए लॉन्च करें, ताकि अपने कस्टमर अपने कन्वीनियंस या चॉइस के हिसाब से या कितनी रेंज की गाड़ी चाहिए उस रेंज के हिसाब से कस्टमर जो है ग्राहक गाड़ी खरीद सके। तो ये सब अगर एक साथ प्ले में आएंगे, धीरे धीरे सब आ रही है प्ले में, तो ये सब आएंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे ईवी का पेनिट्रेशन पैसेंजर कार मार्केट में बढ़ता रहेगा। श्रीकांत, इस पूरी चर्चा में हमने महंगी कारों का तो जिक्र किया, लेकिन लग्जरी कारों का जिक्र नहीं किया। उसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, दिलचस्पी क्या कहती है लोगों की? लग्जरी कारों में अभी अपग्रेडेशन में जो हाईएस्ट लग्जरी यानी जो अबव 1 करोड़ कारें जाती है, तो उसका ऑलवेज बायर जो सेगमेंट होता है या काउंट होता है वो ऑलवेज कम ही होता है। बट इन बिटवीन अगर 60 लाख टू 1 करोड़ के बीच वाली कारों का हम लोग देख ले,
तो अब क्या हुआ है, अपग्रेडेशन में आपको 30-40 लाख में भी जो एक्सपेक्टेशन लोगों का था या फिर जो लग्जरी उसमें मिलती थी, वो अब रेगुलर कारों में, मतलब अपर मिडल कारों में मिलनी शुरू हो चुकी है। तो जो प्राइम सेगमेंट है वो वही लेवल की गाड़ियां परचेस करेंगे। बट अभी जो गैप था, पहले बहुत बड़ा गैप था, वो कम होते होते अभी ये सेगमेंट भी लग्जरी देना शुरू हो चुका है। एंड जो अपर सेगमेंट है, कुछ कंपनीज है, कुछ मॉडल्स है जो उसी लेवल पे है, बट जो और नए मॉडल्स आ रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल मॉडल्स आ रहे हैं, तो वहां का एक सेगमेंट अलग है। बट जो लग्जरी बढ़ी हुई है ओवर द पीरियड, उसकी वजह से गैप कम हुआ है। तो नॉर्मल कारें भी लग्जरी कारों को अभी थोड़ा सा ये करने लगी है। तो उसकी वजह से मिड सेगमेंट यानी हम लोग 30-40 लाख के बीच वाली कारें भी ज्यादा अभी बिकनी शुरू हो चुकी है। ऑलराइट, श्रीयाल, अभी यहाँ पर फर्स्ट बायर्स की तादाद तो हमने जान ही ली कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी जो 35 या एज ग्रुप की जहाँ पर बात हो रही है, वो क्या केवल एंट्री लेवल कारें ही खरीद रहे हैं या वो थोड़ी सी महंगी कारें भी खरीद रहे हैं? ये एक्चुअली कविता क्या है ना कि इसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इसमें, और अभी जो एज ग्रुप है, अभी वो 25 ईयर्स से लेकर 35 ईयर्स तक के, उनको भी ये लगता है कि हुंडई की 1 करोड़ की कार ले, लेकिन उनके बजट में कौन सा आ रहा। और सबसे बड़ा, जैसे मनीष जी ने बताया कि अभी अवेयरनेस इलेक्ट्रिक कार का और इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक हमारे हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली, ये जैसे कि अभी पेट्रोल पंप जैसे है, डीजल पंप है, तो वो एवरीवेयर, आप कहीं पर भी जाइए आपको 2 किलोमीटर के ऊपर पेट्रोल पंप या तो डीजल पंप मिल जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल की जैसे कारें बिक रही है, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकेगी। और 25 to 35 ये जो एज ग्रुप है, उनका भी क्रेज काफी बढ़ गया है। पहले जैसे बाइक का जैसे ये होता था कि हर कोई जो नया यंग लड़का है, 21 ईयर्स का, 20 ईयर्स का, 20-30 ईयर्स का, वो बाइक ज्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन आप अभी देखिए कि 2 व्हीलर जो मोपेड जो होती है, मैं 2 व्हीलर से हूँ, तो डेफिनेटली कि मेरे पास जितने डीलर्स हैं इंडिया में, तो वो इंडिया में जैसे 30, 35, 40 एज के भी लोग वो 2 व्हीलर प्रेफर कर रहे हैं, और या 25 ईयर्स के भी यंग जो कॉलेज में जाते हैं वो भी प्रेफर कर रहे हैं। तो वैसे कारों में भी मुझे लगता है कि 25 to 40 के एज में वो अभी तो फिलहाल वो 30-40 लाख रुपीस के कार देख रहे हैं, लेकिन ये कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चालू अच्छा हो जाएगा हिंदुस्तान में, तो काफी वो लग्जरी कार भी वो खरीदी जाएगी, ऐसे मुझे लगता है। ऑलराइट, आप क्या कहेंगे इस बात पर मनीष जी? मैं इसमें और इंटरेस्टिंग पॉइंट करूंगा कविता जी। अगर आपको याद होगा 2017-18 में अपन बात करते थे, ये जेन एक्स और जेन जी जो है ये बिलीव नहीं करता कार ओनरशिप में, ओला और उबर में रहेगा और ये रेंटेड फ्लैट्स या रेंटेड अकोमोडेशन में रहेगा। और ये फिक्स एसेट ओन करने की बात नहीं होती थी इस जनरेशन में, कि आगे ये ट्रेंड खत्म ही हो जाएगा और सब चीजें मतलब लीज में चलेंगी। या ये सब जो है कोविड के बाद जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। लोगों को रियलाइज हुआ कि पर्सनल मोबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। आज कोविड चेंज हो चुका है, इतना समय गुजर चुका है, काफी चीजें सामान्य हो चुकी हैं, पर भी ओला और उबर जो है ऑपरेटर्स उबर नहीं पाए हैं एक्चुअल में, दे हैव नॉट बीन एबल टू रिकवर बैक। और यही इसी दौरान जो है जब ये जनरेशन ने, यंगर जनरेशन ने रियलाइज किया कि खुद की कार जो सेफ है, जिसमें वो एनवायरनमेंट उसके कंट्रोल में है, वो जानता है वो किन लोगों के साथ बैठा हुआ है, नोन पीपल के साथ, सेफ्टी है, सब चीज है, उसकी चॉइस के हिसाब से फीचर्स भी मिल रहे हैं गाड़ियों में। एक वो अभी बोले कि मैं तो बोलूंगा कि कार जो है एक एक्सटेंशन ऑफ ड्राइंग रूम हो गई है। जो आप इतने समय से लॉकडाउन में एक ड्राइंग रूम के जो कंफर्ट और लग्जरी को एंजॉय किए, वैसे ही कार जो है वो आपके एक्सटेंशन ऑफ ड्राइंग रूम हो चुकी है। आप भी वही फीचर, कंफर्ट, लग्जरी वो चाहते हैं। और ये जेन एक्स और जेनजी ने ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया है इस कार मार्केट को आगे बढ़ाने का और बूम करने का। इसलिए जो एवरेज एज आप देख रहे हैं काफी कम है और ओनरशिप जो है यंगर लोगों में काफी बड़ी है।
इससे कार मेकर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का चैलेंज भी तो बढ़ गया है श्रीकांत, क्योंकि अब उनको लुभाना है, फीचर्स देने हैं, अफोर्डेबल प्राइसिंग भी उनको रखनी है। तो कैसे अपने आप को इनोवेट कर सकती हैं कार कंपनियां, किस तरह से टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी दे सकती हैं, लेकिन वो किफ़ायती दामों में देनी पड़ेगी उनको, क्या कहेंगे? ओवरऑल जितने भी कार मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में है तो ये लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, ऑलमोस्ट सभी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। इसकी वजह से वो आज टिक पाए हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन जो है BS4 के बाद में ईवी इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद में BS6 का इम्प्लीमेंटेशन एंड मार्केट की कंपटीशन, उसमें 2 साल लॉकडाउन वाले, तो ये टफ टाइम था हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए। बट ये बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, इसीलिए ये टिके रहे, या और भी उसी स्पीड से नए नए मॉडल्स कंटिन्यूअसली लॉन्च करते जा रहे हैं। तो जो अभी सेगमेंटेशन जैसे सेटल होते जाएगा तो इसमें और नए इनोवेशंस भी आते रहेंगे, और धीरे धीरे जैसे अभी एक पॉइंट के ऊपर मैं, क्योंकि ईवी में हमारी एक्सपर्टाइज है, तो एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन होना जरूरी है। तो आज जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड नॉर्मल व्हीकल, इसके प्राइस कंपैरिजन जब करते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक व्हीकल आज महंगा ही लगने वाला है, क्योंकि वो आता है इंक्लूडिंग बैटरी। जनरली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स अलग होते हैं और एनर्जी प्रोवाइडर, फ्यूल सप्लायर कंपनियां अलग होती है। हम नॉर्मल व्हीकल जब परचेस करते हैं तो वो सिर्फ व्हीकल परचेस करते हैं, हम उसका फ्यूल एवरीडे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील करते हैं। तो ओवर द पीरियड 5 इयर्स का अगर हम लोग देखते हैं तो मोर द व्हीकल कॉस्ट से भी ज्यादा कॉस्ट हम फ्यूल पे स्पेंड करते हैं। ईवी में क्या होता है, आप नेक्स्ट 5 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर का फ्यूल टॉपअप करके गाड़ी आ रही है, तो फ्यूल प्लस व्हीकल कॉस्ट, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो 3 टाइम्स होनी चाहिए। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड कंपनियों ने भी अपने मार्जिन कम करके, टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड करके वो 2 टाइम्स तक अभी खींच के लाया है। ये ऑलरेडी चिपर बन चुके हैं, नॉर्मल व्हीकल से ईवी चिपर बन चुके हैं, क्योंकि वो इंक्लूडिंग फ्यूल आ रहा है। सेकेंड थिंग, इंडिया में ये अवेयरनेस से पता चलेगा या एक्सपीरियंस से पता चलेगा। आज की डेट में जो भी पर्सन इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक कोई भी व्हीकल यूज करता है तो दोबारा वो पेट्रोल पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, कि वो रिपीट भी परचेस करना है तो अपग्रेडेड ईवी परचेस कर रहा है, क्योंकि एक बार वो स्मूथनेस, विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट साउंड, वो एक्सेलरेशन, स्पीड, तो वो एक काम एंड कूल जर्नी की जब आदत लग जाती है तो दोबारा शिफ्ट होने में थोड़ा सा उसको तकलीफ होगा। तो ईवी का पेनिट्रेशन अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो ओवरनाइट नहीं होती है, ओवर द पीरियड होती है। ईवी भी एस्टेब्लिश हो रही है तो ओवर द पीरियड 2021 to 30 के बीच में ये इंडिया में पूरी एस्टेब्लिश होती जाएगी। सभी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, कंपनीज भी काम कर रहे हैं, लोग भी अपग्रेड हो रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ते जा रहे हैं। डीलर्स भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके वो भी सभी सीख रहे हैं कि कौन सा एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे गोगो एवन के कन्वर्जन किट्स है, तो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी नए बसेस आते हैं अराउंड 2 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ के तो ऊपर कह की सकते हैं यहाँ पर बाजार में इनोवेट करने के मौके भी हैं, खरीदार भी हैं, और इसीलिए उम्मीद अब यही है, जो संभावना भी समझ में आ रही है आप सभी से बात करते हुए, कि कार बाजार की रफ्तार फिलहाल यहाँ पर थमती हुई नहीं दिखाई दे रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।